देखिए बात होगी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मतलब अगर कोई बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक स्ट्रेट लाइन में चलती है तो उसके मोशन के बारे में बात करना है। मतलब ये जो हम बताने जा रहे हैं ये आप पहले से पढ़ चुके हैं। क्लास 9th से आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े होंगे। v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as पढ़ा है ना। 11th क्लास में उसको प्रूफ भी आपने किया है, दो मेथड से प्रूफ किया है। एक आपने, नहीं हम पूछने नहीं जा रहे हैं, एक आपने ग्राफिकल मेथड से प्रूफ किया और एक आपने कैलकुलस मेथड से प्रूफ किया। ठीक है, उसमें अलग की बात है, टीचर ने ग्राफिकल करा दिया, बोले कैलकुलस नहीं आता छोड़ो। तो वही हम कराने जा रहे हैं, केवल ग्राफिकल की बजाय हम कैलकुलस स्टार्ट करेंगे। तो हमने, अच्छा यहाँ पर एक्सेलरेशन को एफ से डिनोट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ए जो है ना वो एम्पलीट्यूड को इंडिकेट करता है। जो हम आगे एसएचएम की बात करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो वह एम्पलीट्यूड लेंगे, इसलिए यहाँ एक्सेलरेशन को एफ से लिखा गया है। ठीक है, आप ए भी लिख दोगे तो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। तो हमने कहा कि मान लेते हैं कि पार्टिकल ओ पॉइंट चलना शुरू किया, ठीक है, और टी समय में पार्टिकल पी पॉइंट पहुंच गया और उसका डिस्प्लेसमेंट एक्स है। इतना ही कहा हमने। तो लिखिए लेट ओ बी ए फिक्स पॉइंट, ओ बी ए फिक्स पॉइंट and after time t the particle is at the point p, o be a fixed point, and after time t या at time t लिख दीजिए, the particle is at the point p where op is equal to x, where op is equal to x। ठीक है, तो अब देखिए हम यहाँ पर बाद में बात करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी को u से लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी को v से लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट को x से लिखेंगे, एक्सेलरेशन को f से लिखेंगे, वो बात की बात है। इसके बाद कहेंगे भाई अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें, इक्वेशन ऑफ मोशन तो ये लिखा जाता है डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर बराबर एफ होता है। इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने जा रहे हैं तो यहां से स्टार्ट करेंगे। डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ होता है। इसको पहचानते हैं, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर क्या होता है? एक्सेशन होता है ना। अब इसको हम टी के रेस्पेक्ट में दोनों इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स विद रेस्पेक्ट टू टी। देखो अगर इसको टी के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी, और इसका करोगे तो आएगा एफ टी और एक कांस्टेंट आएगा ए। ए लिख दो, बी लिख दो, जो आपकी मर्जी हो लिख दो। ठीक है, लिखने की आदत चूंकि सी रही तो सी लिख दो, सी। क्वेश्चन नंबर इसको 1 डाल दो। वेयर सी क्या है? वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालने का तरीका क्या होता है कि हमको एक बाउंड्री कंडीशन लगानी पड़ती है, यानी ऐसी कंडीशन जो हमको नोन हो। ठीक है, हमने पार्टिकल को कहां से स्टार्ट किया है, कहां से लेना शुरू किया है? ओ पॉइंट से। ओ पॉइंट से पार्टिकल चलना शुरू नहीं हुआ है, ओ पॉइंट से गुजरा है। ठीक है, यानी कि जिस समय पार्टिकल ओ पॉइंट पे था उस समय टाइम कितना था? 0, क्योंकि हमने टाइम गिनना ही यहां से शुरू किया है। और उसमें इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या थी? वो थी u। ठीक है, तो आप लिखेंगे अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री भी लिखते हैं या इनिशियल लिखते हैं? अप्लाइंग इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन एक्चुअली में जो कांस्टेंट होता है ना, इसको निकालने के लिए इनिशियल कंडीशन लगाई जाती है। क्या लिखेंगे? व्हेन t इज इक्वल टू 0 देन dx बाई dt को हम क्या लिखेंगे? u। ये वेलोसिटी आफ्टर टाइम t है, ये वेलोसिटी आफ्टर टाइम t है जिसको v से डिनोट किया जाएगा। तो रखो यहां। सो बाई इक्वेशन 1, सो बाई इक्वेशन 1 रखो यहां पर। तो dx बाई dt को क्या लिखोगे? u। u इज इक्वल टू, ये t को 0 कर दिया, c, यानी c का मान क्या आ गया? u हो गया ना। तो u पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो क्या निकला? dx बाई dt इज इक्वल टू u प्लस एफ टी। इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिए, नोट कर लिया ना इसको।
इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिएगा, ठीक है, इसको इक्वेशन 2 डाल दीजिएगा। ये क्या लिखा हुआ है, dx बाई dt क्या है, वेलोसिटी आफ्टर टाइम t। भाई t समय बाद ही तो पार्टिकल की पोजीशन p थी, तो इसको क्या लिखेंगे v, यानी ये बनेगा v इज इक्वल टू u प्लस एफ टी। पढ़ा है आपने ये इक्वेशन, यही इक्वेशन, इसको 2a डाल दो, ये इक्वेशन एक मिल गई आपको। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब आपको एक और इक्वेशन निकालिए, इसको फिर इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2 विद रेस्पेक्ट टू टी। जब dx बाई dt को करोगे तो क्या आएगा, x आ जाएगा, और जब u का करोगे तो ut हो जाएगा, और f का होगा हाफ एफ टी स्क्वायर, और एक कांस्टेंट आएगा b। क्वेश्चन नंबर 3 डाल दो, जहां b क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वेयर b इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब b की वैल्यू निकालने के लिए भी क्या करेंगे, बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे, ठीक है, अप्लाइंग इनिशियल कंडीशन, अप्लाइंग इनिशियल कंडीशन। कहीं कहीं पर इनिशियल कंडीशन लिखी होती है, कहीं कहीं पर बाउंड्री कंडीशन लिखी जाती है। इनिशियल कंडीशन मतलब होता है जो कंडीशन आपको मालूम है। हमको ये मालूम है जब पार्टिकल यहां से चलना शुरू किया था उसमें x 0 था, यानी व्हेन t इज इक्वल टू 0 एट o, तो पार्टिकल o पर था तो t का मान 0 था और x का मान भी 0 था। सो बाय क्वेश्चन 3 क्या हो जाएगा, x का मान 0, सुनिए ध्यान से, x का मान 0, t का मान 0, तो क्या मैं कह सकता हूं ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो b का मान क्या हो जाएगा, 0। तो क्वेश्चन 3 से b का मान 0 आएगा ना, नहीं आएगा। सो पुट b इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3 वी हैव के बाद आप ये दोबारा लिख दीजिएगा ये क्वेश्चन, यहां b को 0 कर देना, ये क्वेश्चन 4 हो जाएगा। हम नहीं लिख रहे हैं, आप लिखो दोबारा, तुमने रब कर देना उसको। तो ये एट o t बराबर 0 एंड x बराबर 0, सो बाई क्वेश्चन 3 b बराबर 0, पुट b इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। अच्छा, तो थोड़ा जल्दी लिखते हैं इसलिए। अच्छा, एक्चुअली जब यहां हम बोल रहे होते तो आप यहां लिख रहे होते, तो ये पकड़ नहीं आता बोल क्या रहा है। ठीक, चलिए हम अब साफ साफ लिखने की कोशिश करेंगे। आपको 2 इक्वेशन मिल गई ना, एक इक्वेशन आपने बचपन में पढ़ी v बराबर u प्लस एफ ए टी, यानी जो कि एफ टी है, यहाँ पर एफ टी लिख दो, और एक पढ़ी s बराबर यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर। एक और इक्वेशन है, कौन सी थर्ड इक्वेशन है, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2fs। ये वाली इक्वेशन अभी आपको नहीं मिली। ठीक, अब इसको निकालने की कोशिश करिए, नोट कर लिया। अब देखो वो इक्वेशन कहां से निकलेगी, जरा सुनिए। हमने सबसे पहले जो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा उसमें हमने लिखा d2x बाई डी टी स्क्वायर बराबर f, ये लिखा है ना। उसका कोई क्वेश्चन नंबर डाला था क्या, नहीं डाला था। देखो एज d2x बाई डी टी स्क्वायर बराबर f होता है, जो जानते हैं आप, ठीक है। जरा देखो ध्यान से, अगर मैं इसको डायरेक्ट लिखना चाहूं और लिख दूं v, भाई देखो यहां पर t आ रहा है ना, और आपके थर्ड इक्वेशन में t नहीं आता है। थर्ड इक्वेशन क्या होती है, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2fs, ये होती है ना, यानी यहाँ t नहीं होती है, t को गायब करो यहां से। देखो इसको हम डायरेक्ट अगर v dv बाई dx लिख सकते हैं आप। बोले ये कहां से आ गया, नहीं हमने बताया है आपको, सुनो ध्यान से, मैं डायरेक्ट लिखूंगा। अगर मैं d2x बाई डी टी स्क्वायर को लिखना चाहूं, d बाई डी टी ऑफ dx बाई डी टी होता है ना। अच्छा ये बताइए d बाई डी टी ऑफ, ये आपका v होता है। अच्छा अगर मैं d बाई डी टी को ऐसे लिख दूं, d बाई डी एक्स ऑफ v इंटू डी एक्स बाई डी टी, कोई दिक्कत, लिख सकते हैं ना, चेन रूल। और dx बाई डी टी क्या होता है, v, तो ये आपका क्या v dv बाई dx नहीं हो जाएगा। क्यों किया ऐसा हमने,
बोले इसलिए किया क्योंकि बुक में ऐसा दिया हुआ है, क्योंकि टी गायब करना है आपको, क्योंकि आपकी थर्ड इक्वेशन में टी नहीं है, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया इज इक्वल टू एफ। ठीक, अब इसको आप इंटीग्रेट कर दो, तो v के साथ dv कर दो और f के साथ dx कर दो और इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। v का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2, f का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, fx प्लस कांस्टेंट आएगा c। अब c यूज कर चुके हो तो b यूज कर लो, b यूज कर तो क्या यूज कर चुके हो, b लिख दो, d लिख दो, वेयर d इज व्हाट, इक्वेशन नंबर इसको डाल दो, कौन सा इक्वेशन होगा, स्टार डाल दो, अरे पता नहीं, जहां d क्या है, वेयर d इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। अब आपको d निकालने के लिए फिर इनिशियल कंडीशन लगानी पड़ेगी, जिसको कि हम बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं, अप्लाइंग इनिशियल कंडीशन, अप्लाइंग इनिशियल कंडीशन। देखो इनिशियल निकालो, इनिशियल कंडीशन का मतलब क्या होता है, एट ओ, जब हम ओ पॉइंट पे थे तो वहां पर x की वैल्यू क्या थी 0 और v की वैल्यू क्या थी u। देखो वो u 0 भी हो सकता है, वो तो न्यूमेरिकल पे डिपेंड करता है। पार्टिकल इधर से कहीं पीछे से आया और o से निकलना शुरू किया, जब o से निकलना शुरू किया तब हमने पार्टिकल को ट्रेस किया, बोले अच्छा ये देखो गई, तो जब यहां इसकी वेलोसिटी हमने देखी उसमें इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब पहले से कोई ना कोई वेलोसिटी उसकी रही होगी, उससे हमको मतलब नहीं है। तो बाई इक्वेशन स्टार यहां रख दो, उठा करके रखो, यहां पर v को क्या लिखेंगे u, तो u स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू x का मान 0 है, यानी 0 प्लस d, तो d का मान क्या आ जाएगा, u स्क्वायर बाई 2, d निकल आया। इस d को उठाओ और इक्वेशन नंबर स्टार में रख दो, पुट d इन इक्वेशन स्टार, तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस यू स्क्वायर बाई 2, 2 एलसीएम ले लो और 2 2 इधर उधर कट जाएगा, है यही तो आएगा, मैथमेटिक्स बताएं कहां से आई, तो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 एफ एक्स, यही तो तीन इक्वेशंस थे आपके, यही इक्वेशंस हमने क्लास 11th में प्रूफ किए थे। बोले अब इतनी बड़ी उम्र में हम प्रूफ करेंगे, जी हाँ इतनी बड़ी उम्र में प्रूफ करेंगे। तो आपके कौन कौन से इक्वेशन आए, v बराबर u प्लस एफ टी, x बराबर यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 एफ एक्स, ये आपकी इक्वेशन है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कहाँ इंटीग्रेट करना है, जब आपको v कहीं x का फंक्शन दिया होगा तो वहां उसको इंटीग्रेट करना पड़ता है। ठीक है, तो दिस इज द टॉपिक मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी जो एक्सेलरेशन है पूरी गति के दौरान, पूरे मोशन के दौरान वो कांस्टेंट है। ठीक, नोट करिए।